हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज से स्टार्ट करेंगे। इसमें हर लेवल की करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, चाहे हमारा वनडे एग्ज़ाम हो वो हम दे रहे हों, और चाहे हम यूपीएससी टारगेट कर रहे हों। मीन्स ये है कि हम इसमें फैक्चुअल भी कवर करेंगे और साथ में हम इसमें कॉन्सेप्चुअल भी कवर करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम लेकर साथ में चलेंगे। तो पहला जैसे टॉपिक हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 15 अगस्त को कुछ महिलाओं की, माइक किसी के ऑन है उसे ऑफ कर लीजिए, जब क्वेश्चन पूछना हो तो आप माइक ऑन करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग बना लीजिए आप, प्रधानमंत्री के संबोधन में आप लिखिए प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल वीरांगनाएं में शामिल वीरांगनाएं प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल वीरांगनाएं। ठीक, पहला जिक्र हम एक लोग करते हैं रानी लक्ष्मीबाई। हम लोग को साथ साथ नोट्स बनाना है, जो कहानियाँ होंगी वो हम बताएंगे, पेपर के प्रोस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट हैं, और हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन भी इसमें देखेंगे कि कैसे बनता है प्री या मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला डाल लीजिए रानी लक्ष्मीबाई। इनका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आप पहले लिख लीजिए। इनका जन्म जो हुआ था वो 17 नवंबर 1835 को हुआ था, ठीक। स्थान लिख लीजिए काशी, काशी में इनका जन्म हुआ है, ठीक। स्थान जो है वो काशी है, और निधन पूछ लेते हैं कभी कभी वनडे एग्जाम के पेपर में, तो निधन लिख देंगे 17 जून 1858, 1858 को हुआ। स्थान है कोटा की सराय, कोटा की सराय, कोटा की सराय, कोटा की सराय। ग्वालियर में ये पड़ती है प्लीज़। तो मैंने पहले बेसिक बातें बताई, फिर हम अभी देखेंगे इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। इनका जन्म जो है वो 1835 में काशी में हुआ है, और इनकी मृत्यु जो है वो 1858 में कोटा की सराय या ग्वालियर नामक स्थान पर हुई है। एक प्रश्न और छोटा सा पूछा जाता है कि इनका पालन पोषण किसने किया था, तो वो लिख लें आप, पालन पोषण इनका जो किया है पेशवा बाजीराव द्वितीय। इनका नाम है पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, ठीक है। इनका विवाह लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं यहाँ, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। जो इनका विवाह हुआ है वो महाराजा गंगाधर राव से हुआ है। झांसी के ये राजा थे, गंगाधर राव, गंगाधर राव। अब देखिए इनका क्यों जिक्र किया गया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है इतिहास, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1857 का विद्रोह, ठीक, उस विद्रोह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें, ठीक। क्यों कंट्रीब्यूशन रहा, तो अगर कोई पूछे कि क्या इशू था, तो उत्तराधिकार का प्रश्न को लेकर इशू हुआ था, उत्तराधिकार का प्रश्न। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है, उसमें ब्रिटिशर्स नीतियाँ पढ़ी हैं, तो एक सिद्धांत है बेपकत का सिद्धांत। इस बेपकत के सिद्धांत के तहत ये नियम बना दिया गया था कि यदि किसी का स्वयं का पुत्र नहीं है और वो गोद लेता है तो उसे उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। तो गंगाधर राव से भी कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने गोद लिया था, और उसी को ये अपने दत्तक पुत्र को शासक बनाना चाहती थी, जिसका अंग्रेज़ों ने विरोध किया था या इनके राज्य को हड़प लिया था, जिसकी वजह से ही इन्होंने इस पर वो करना शुरू किया, या हम कहें 1857 के विद्रोह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया।
इतनी बहादुर महिला थी, इनके बारे में एक कमेंट है जो पेपर में पूछा जाता है, जनरल ह्यूराज, इनका लिखिएगा जनरल ह्यूरोज। इसका स्टेटमेंट पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे लिखें, व्यक्तित्वपूर्ण चतुर, व्यक्तित्वपूर्ण चतुर, व्यक्तित्वपूर्ण चतुर, और सबसे खतरनाक भारतीय लीडर्स में से एक, व्यक्तित्वपूर्ण चतुर और सबसे खतरनाक भारतीय लीडर्स में से एक, भारतीय लीडर्स में से एक। ठीक है, इतना ही आपको जानना है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अब आप हमें बताइए कि समझ में आपको संक्षेप में आया, पेपर की दृष्टि से हमें क्या क्या जानना है। इनका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, किस लिए इन्होंने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था, वेबगत के सिद्धांत को लेकर। वेबगत का सिद्धांत क्या था कि गोद लिए हुए पुत्र को आप उत्तराधिकारी नहीं बना सकते, और इनका स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने पुत्र को अपने गोद लिया था और उसी को ये उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। ठीक है, ये इतनी वीरता से लड़ी जिसकी वजह से जनरल ह्यूरोज ने कहा कि व्यक्तित्वपूर्ण चतुर और सबसे खतरनाक भारतीय लीडर्स में से एक है। ये स्टेटमेंट इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो सबको क्लियर? रिप्लाई कर दीजिए कोई लोग, मेरी आवाज़ जा रही है प्रॉपर वे में? अच्छा, थोड़ा समझ में आया आपको कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में? क्योंकि उन महिलाओं का हम जिक्र कर रहे हैं जिनका नाम प्रधानमंत्री ने लिया है इस स्पीच में। करंट अफेयर्स के हिसाब से है तो उसमें आपको जम्बल्ड ही पढ़ना पड़ेगा। एक है झलकारी बाई, इनके बारे में जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हेडिंग दूसरी महिला का डाल लीजिए, झलकारी बाई। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ही इनका भी लिखा। 1830 में इनका जन्म हुआ है भोजला गांव में, ये भी झांसी के निकट ही है। और हम पहले ही बता दें, झलकारी बाई ने ही मदद की थी झांसी की रानी की। ठीक है, उसी की बेस में जाना जाता है। तो पहला आप लिखेंगे, धीरे धीरे लिखिए, 1830 में इनका जन्म हुआ है। गांव का नाम है भोजला, भोजला गांव, ये झांसी के पास में ही पड़ता है। इनका क्या है कि एक रानी जो लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने एक महिला सेना बनाई थी जिसमें नाम उसका था दुर्गा दल। उसकी एक छोटी सी सैनिक थी ये। तो अगला पॉइंट ये लिख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना के दुर्गा दल की एक सामान्य सैनिक थी। दुर्गा दल की एक सामान्य सैनिक थी। रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना दुर्गा दल की एक सामान्य सैनिक थी। और साथ ही ये इनकी विश्वसनीय सलाहकार भी थी। ये इनकी विश्वसनीय सलाहकार भी थी। और ये रानी की सुरक्षा भी देखती थी। रानी की सुरक्षा, इनकी योग्यता देखकर रानी की सुरक्षा के लिए इन्हें तैनात कर दिया गया था। रानी की सुरक्षा में पार्टिसिपेट करती थी। बुंदेलखंड वाले एरिया में इन पर बहुत से वीर गाथा लिखे गए हैं। क्यों लिखेंगे अभी आपको बात आगे समझ में आ जाएगी। तो आप अगला पॉइंट लिखिए, रानी की सुरक्षा में इन्हें तैनात किया था। और बुंदेलखंड के एरिया में या क्षेत्र में इन पर कई वीर गाथाएँ लिखी गई हैं। इन पर कई वीर गाथाएँ लिखी गई हैं। फिर आप लिखेंगे, कई दलित समुदायों के लिए, कई दलित समुदायों के लिए,
कई दलित समुदायों के लिए भगवान का अवतार के रूप में इन्हें मान्यता प्राप्त है। भगवान के अवतार के रूप में इन्हें मान्यता प्राप्त है। देखिए, दो चीज़ें, रानी की सुरक्षा का मतलब ये भी है कि इन्होंने ही रानी को सुरक्षित निकाला था। एक बार रानी जब वहाँ से निकली हैं तो आपको पता होगा कि 1057 का जब विद्रोह चल रहा था तो रानी एक बार पहले ही युद्ध में एक जगह पर फंस गई थी, तो इन्होंने रानी का भेष रखा और उनसे युद्ध करती रहीं, तब रानी छुप कर निकल गई थी। तो ये सीन वहाँ क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इन्हें रानी की सुरक्षा के लिए बना जाता है। और दलित समुदाय से थी, तो दलित समुदाय इतने पराक्रम देखकर उन्होंने भगवान के अवतार के रूप में इन्हें मानते हैं। और आज भी झलकारी बाई जयंती मनाई जाती है। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे झलकारी बाई जयंती। झलकारी बाई जयंती, झलकारी बाई जयंती इनके लिए झलकारी बाई जयंती मनाई जाती है। तो झलकारी बाई के बारे में इतना ही जानना है। भोजला गांव से हैं, रानी लक्ष्मीबाई की सेना की हैं, दुर्गा दल की एक सामान्य सैनिक थी, रानी लक्ष्मीबाई की सलाहकार भी थी। वीरता की कई कहानी इन पर लिखी गई हैं क्योंकि ये बहुत पराक्रमी थी और रानी की सुरक्षा की थी इन्होंने। और साथ में हमने बताया कि दलितों के अवतार या भगवान का अवतार, दलितों के भगवान का अवतार इन्हें माना जाता है। यहाँ तक अगर सबको क्लियर हुआ हो तो आप अगला हम बताएं। डेट मेंशन नहीं, एक्चुअली उनके बेसिस पर नहीं क्लियर है उसमें, जहाँ से हमने पढ़ा वहाँ डेट का कोई जिक्र था नहीं, तो केवल ये लिखा है कि झलकारी बाई जयंती सेलिब्रेट की जाती है। अगर मुझे मिली होती तो हम ज़रूर आपको बताते। ठीक है, आगे लिखिए दुर्गावती देवी। अगली महिला है दुर्गावती देवी। दुर्गावती देवी इनकी उपाधि एक प्रश्न में पूछी जा चुकी, भारत की अग्नि या दुर्गा भाभी नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है। पहला लिखिएगा भारत की अग्नि, भारत की अग्नि। और एक दुर्गा भाभी, दुर्गा भाभी के नाम से आपने सुना भी होगा। दूसरा पॉइंट इनके बारे में लिख लीजिए, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल एक क्रांतिकारी हैं, शामिल एक क्रांतिकारी हैं। मतलब क्या है कि जैसे बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, मान लीजिए उन्होंने सशस्त्र संघर्ष में पार्टिसिपेट नहीं किया, अन्य तरीके से मदद की, जैसे हम लोग असहयोग आंदोलन या बहुत से पढ़ते हैं जिसमें कहते हैं कि उन्होंने अपने जेवरात और वो सब दान कर दिए, लेकिन इन्होंने सीधा उनसे युद्ध किया है, सशस्त्र संघर्ष किया है शस्त्र के साथ में। तो इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपको ये बात समझनी है। अगर सशस्त्र संघर्ष में शामिल एक क्रांतिकारी महिला हैं, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल एक क्रांतिकारी महिला हैं। और इतने जो क्रांतिकारी लीडर हैं सब पर इनका प्रभाव था। जैसे एक श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में हम पढ़ाएंगे कभी, तो उनका बहुत क्रांतिकारियों पर प्रभाव रहता था। वैसे लिखिए भगत सिंह, अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर आज़ाद पर इनका गहरा प्रभाव था। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर आज़ाद पर इनका गहरा प्रभाव था। और शायद आपको पता हो कि नौजवान सभा एक भगत सिंह ने बनाई थी, नौजवान सभा, उसकी ये सदस्य भी हैं। तो अगला पॉइंट लिख देना, नौजवान भारत सभा की सदस्य भी रही हैं, नौजवान भारत सभा की सदस्य भी रही हैं। फिर आपको पता हो कि
एक साइमन कमीशन की कहानी बहुत व्याप्त है। उसमें जेम्स स्कॉट के निर्देशों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी अंततः हॉस्पिटल में जाके। और इसी की वजह से उन्होंने जेम्स स्कॉट को मारना चाहा था, लेकिन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर राज और राजगुरु जैसे लोगों के नाम आपने सुने होंगे, इनका भी जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने। तो सॉन्डर्स की जो हत्या की थी, तब भगत सिंह को वहाँ से भगाने में इन्हों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, सॉन्डर्स की हत्या 1928 के बाद, हत्या के बाद, ऐसे लिखे, सॉन्डर्स की हत्या के बाद लाहौर से भगत सिंह को भगाने में इन्होंने सहायता की थी। और जब भगत सिंह, चंद्र और राजगुरु इन सबको फांसी वगैरह दे दी गई, तब इसका बदला लेने के लिए भी इन्होंने काम किया था। तो अगला पॉइंट लिखिए, फांसी का बदला लेने के लिए लॉर्ड हैली, फांसी का बदला लेने के लिए लॉर्ड हैली, ये पंजाब के पूर्व गवर्नर थे। पंजाब के पूर्व गवर्नर, ब्रैकेट में लिख देना, पूर्व गवर्नर लॉर्ड हैली को मारने का प्रयास किया। अब अगला पॉइंट, आपने शायद इनके बारे में सुना हो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एक था, के सदस्य एक थे भगवती चरण, और इन्हें आपको पता ही है कि फिलॉसफी ऑफ बम का वो जन्मदाता माना जाता है। उन्हीं से इन्होंने अपना विवाह किया था। तो लिख लेंगे, HSRA के सदस्य भगवती चरण बोहरा 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 से इन्होंने शादी की थी। भगवती चरण बोहरा से इन्होंने शादी की थी। और एक घटना इनके जीवन की और है, दिल्ली में इन्होंने बम फैक्ट्री चलाई। दिल्ली में इन्होंने बम फैक्ट्री चलाई। तो यहाँ तक क्लियर है आपको इनके बारे में कि दुर्गा भाभी या दुर्गावती देवी, झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, देखिए इनमें बहुत कुछ समझाना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है, गिनी चुनी, और जिनका कंट्रीब्यूशन भी है उनके बारे में हम लोग जानते नहीं। इसलिए आपको संक्षेप में इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि आप इमेजिन करके देखिए कि भारतीय समाज ही ऐसा था कि महिलाओं को बहुत अधिकार ही नहीं थे जो वो बढ़ चढ़ कर भाग लेती, क्योंकि उनकी सीमाएं भारतीय संस्कृति ने ही तय कर दी थी कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। उस तरीके से ना उन्हें पर्याप्त शिक्षा दीक्षा मिलती थी, और उन स्थितियों में भी अगर कुछ महिलाएं इतना बढ़ चढ़ कर कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो अगला हेडिंग बनाएंगे रानी गॉर्डिनल्यू। रानी गॉर्डिनल्यू, इनका जन्म लिख लीजिए 26 जनवरी 1915 को हुआ था, 1915 में हुआ है। मणिपुर के वर्तमान कहाँ हुआ है, तो अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो लिखिए मणिपुर, और स्थान पूछा जाए तो तामेंगलोंग में हुआ है। 1915 में जन्म होता है और 1993 में इनकी मृत्यु होती है।
1993 में। अब देखिए पहला ही इनका कंट्रीब्यूशन हुआ है 1927 में। आप जोड़ कर देखिए 1915 से 1927 तक महज ये 13 वर्ष की हैं, 13 वर्ष। इसी में इन्होंने, इनके भाई एक आंदोलन चलाते थे जिसका नाम होता था हैपो, नहीं इनके भाई का नाम था हैपो जादो नांग। ये एक आंदोलन चलाते थे जिसका नाम था हैराका आंदोलन, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो पहला पॉइंट आप लिखें इसमें इनका 1927 में 13 साल की उम्र में, 1927 में 13 साल की उम्र में भाई हैपो जादो नांग के साथ, भाई हैपो जादो नांग के साथ हैरेका आंदोलन में शामिल हुई, हैरेका आंदोलन में शामिल हुई। हैरेका आंदोलन का उद्देश्य, हेडिंग बना देना, हैरेका आंदोलन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए ये नागा समुदाय से बिलोंग करती थी, तो उनके वो अपने जो कल्चर थी या अपने धर्म को पुनर्जीवित करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स वहाँ पर उनके धर्म पर लगातार सीमाएं बांध रहे थे। या आपको पता ही होगा कि आज भी नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम लोग ईसाईयत में कन्वर्ट हो गए हैं, और वो ना अपना जो धर्म था या अपनी प्रथाएं थी उन्होंने छोड़ दिया है। तो वही आपको लिखना है, नागा आदिवासी धर्म को पुनर्जीवित करना। उद्देश्य लिख लेना, नागा आदिवासी धर्म को, नागा आदिवासी धर्म को पुनर्जीवित करना, आदिवासी धर्म को पुनर्जीवित करना। और दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका था नागाओं के स्वशासन की स्थापना करना, नागाओं के स्वशासन की स्थापना करना। नागाओं के स्वशासन की स्थापना करना। अब बहुत क्रांतिकारी रोल होने की वजह से अब अगला सन लिख लेंगे 1932 में 16 साल की उम्र में इन्हें गिरफ्तार किया गया। 1932 में 16 साल की उम्र में इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्हें नॉर्थ ईस्ट की कई जेलों में उन लोगों ने रखा, लेकिन ये कहीं पर भी इन्हें स्टेबल नहीं रख पाया। लिखिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। उन्नीस में इनकी रिहाई की गई, 1947 में इनकी रिहाई की गई। अब ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नेहरू ने इन्हें उपाधि दी थी, 2 उपाधियां हैं। पहला लिखिए पहाड़ियों की बेटी, नेहरू ने इन्हें पहला कहा था पहाड़ियों की बेटी, और दूसरा रानी की उपाधि दी थी, रानी की उपाधि, पहाड़ियों की बेटी और रानी की उपाधि दी गई थी। कल करना पहाड़ियों की बेटी या रानी की उपाधि दी गई थी। आगे उसमें लिखिए पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया, पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया। एक पॉइंट और लिख लीजिए इनके बारे में, 1996 में इनके सम्मान में एक डाक टिकट
एक डाक टिकट जारी किया गया, इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। और 2015 में एक स्मारक सिक्का निकाला गया। जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे आप लिखते जाइए। अभी जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको समझ आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, और आपकी एक सिंपल रीडिंग भी इन क्वेश्चंस को इजीली कर ले जाएगी। अगली जो महिला हैं या क्रांतिकारी हैं जिनका जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने, रानी चेन्नम्मा। ठीक है, तो हेडिंग बना लेंगे रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा। पहले तो ये पूछा जाता है ये कहाँ की हैं, तो लिख लो कित्तूर की हैं। कित्तूर कर्नाटक में पड़ता है, प्लेस है कित्तूर। वर्तमान में मतलब उस समय ये कर्नाटक की ही एक रियासत थी। पहला पॉइंट इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे लिखें। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले शासकों में से एक हैं। सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले शासकों में से एक हैं। इस पॉइंट का मतलब समझ लीजिए। 1857 में क्रांति होती है, सिपाही विद्रोह जिसे बोला जाता है, या 1857 की क्रांति। इससे पहले कई सशस्त्र विद्रोह छोटे मोटे होते थे, उसी में से रानी चेन्नम्मा भी विद्रोह कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये औपनिवेशिक जालसाज की समझ रख रही हैं कि वो लोग हमारे शोषण के लिए हैं, कोई हमारे भले के लिए नहीं है। अगला पॉइंट इसमें हेडिंग बना के 1816 लिखिएगा। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले शासकों में से एक हैं। पहले शासकों में से एक हैं। अच्छा, इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया क्यों? जो राजा थे मल्ल सर्जा, इनकी मृत्यु हो जाती है 1816 में। तो आप लिख लेना 1816 में इनकी मृत्यु हो गई। वहाँ के राजा थे मल्ल सर्जा। और 1824 में इनका जो छोटा बेटा था उसकी भी मृत्यु हो गई। और जैसे जैसे ट्रैप में ब्रिटिशर्स इन्हें फंसा रहे थे, वो इसे इसकी बहुत अच्छी समझ रखती थी। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया। 1816 में राजा मल्ल सराज की मृत्यु, 1824 में इनके छोटे बेटे की मृत्यु। अगली कीवर्ड में लिखेंगे औपनिवेशिक डिजाइन की समझ थी इन्हें। औपनिवेशिक डिजाइन की समझ थी इन्हें। देखिए, इस पॉइंट का मतलब समझ लीजिए, औपनिवेशिक डिजाइन की समझ, यानी ब्रिटिशर्स जैसे जैसे अपनी नीतियां चला रहे थे कि धीरे धीरे कब्जा करेंगे, इकोनॉमिकल आप मतलब एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, पॉलिटिकल करेंगे, इसकी बहुत अच्छी समझ ये रखती थी। इसीलिए लिखिए, पहले विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया। पहले विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन दूसरे विद्रोह में इन्हें अंग्रेजों ने कैद कर लिया। दूसरे विद्रोह में इन्हें अंग्रेजों ने कैद कर लिया। दूसरे विद्रोह में इन्हें अंग्रेजों ने कैद कर लिया। देखिए, इसमें कोई पॉइंट आपको जो समझ ना आया हो, नहीं तो फिर लिखिए बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल।
अब ये तो अपने अवध की ही हैं, इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इनका बचपन का नाम लिख लेना मोहम्मदी खानम था, मोहम्मदी खानम। जन्म इनका हुआ है अवध के फैजाबाद में, लिख लेना अवध के फैजाबाद में। अवध प्रांत है हमारा, उसमें फैजाबाद पड़ता था, फैजाबाद में इनका जन्म हुआ है। क्यों याद की जा रही हैं, तो लिखिए 1857 के विद्रोह में बेहतर युद्ध कौशल, बेहतर युद्ध कौशल, 1857 के विद्रोह में बेहतर युद्ध कौशल। ये अपनी रणनीतिकार के लिए बहुत फेमस हैं। रणनीतिकार का मतलब है कि युद्ध की रणनीति बहुत अच्छी बना लेती थी, समाज में भी रणनीतियाँ ठीक ठाक से बनाती थी। कहते हैं कि बाजिद अली शाह की बहुत मदद करती थी रणनीति में, ठीक है। तो लिख लेना बहुत बड़ी रणनीतिकार थी। फिर एक लिखिए सभी धर्मों की समानता में विश्वास करती थी, सभी धर्मों की समानता में विश्वास करती थी, सभी धर्मों की समानता में विश्वास करती थी। महिला सैनिक दल का गठन किया था इन्होंने, महिला सैनिक दल का गठन किया था। अगली एक महिला है, उनका नाम है बेलू नाचियार, बेलू नाचियार, हेडिंग बना लीजिए बेलू नाचियार। जन्म इनका हुआ है 1730 में रामनाथपुरम, रामनाथपुरम में, रामनाथपुरम। शिव गंगई की रानी बोली जाती हैं ये, शिव गंगई की रानी बोली जाती हैं। इनका एक स्पेशल फैक्ट याद रखें, खुद सोच कर देखिए, ये बहुत पहले की बात है, उस समय जब टीपू हैदर जैसे लोग हैं। देखिए पहली रानी जिन्होंने ब्रिटिश शासन का सक्रिय विरोध किया, पहली रानी जिन्होंने ब्रिटिश शासन का सक्रिय विरोध किया, जिन्होंने ब्रिटिश शासन का सक्रिय विरोध किया, लिखिए हैदर अली और गोपाल नायकर के सहयोग से अंग्रेजों को पराजित किया। हैदर अली, ये टीपू सुल्तान के पापा हैं हैदर अली, और गोपाल नायकर के सहयोग से, गोपाल नायकर के सहयोग से अंग्रेजों को पराजित किया, नायकर के सहयोग से अंग्रेजों को पराजित किया। फिर लिखिए पहले मानव बम का निर्माण किया, पहले मानव बम का निर्माण किया, बम का निर्माण किया।
पहले मानव बम का निर्माण किया। एक फैक्ट और इनके बारे में लिखिए, 1700 के दशक में, 1700 के दशक के अंत में प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना की स्थापना की। प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना की स्थापना की। अब इनके बारे में, ये कई तरीके की मार्शल आर्ट जानती थीं और कई भाषाओं की भी विद्वान थी। ठीक, अंततः 1776 में इनका 25 दिसंबर 1776 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो लास्ट में लिख देंगे, कई भाषाओं की ज्ञाता, कई तरह की मार्शल आर्ट में पारंगत, भाषण में, स्पीच में प्रधानमंत्री ने इन्हीं महिलाओं का जिक्र किया। ठीक है, जिनके बारे में मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब लाल किले से जो स्पीच में जिनका जिक्र होता है वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पॉसिबिलिटीज ये हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका एक आधा रहेगा, अभी हम बताएंगे। लेकिन उसी में उस समय प्रधानमंत्री ने 5 प्रण की जिक्र किया है कि 5 प्रण लिए थे। ठीक, उसमें लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के 5 प्रण, 5 ओथ हैं उनकी। फर्स्ट ओथ ये है, पहला, 2047 तक भारत विकसित भारत की श्रेणी में होगा। भारत विकसित भारत की श्रेणी में होगा। विकसित भारत की श्रेणी में होगा। दूसरी ओथ है, हम समझाते हैं, पहले आप लिख लीजिए, गुलामी के एहसास से आज़ादी। गुलामी के एहसास से आज़ादी। एहसास से आज़ादी। और तीसरा लिखेंगे, विरासत पर गर्व। विरासत पर गर्व। विरासत पर गर्व। और चौथी ओथ ली है, एकता और एकजुटता पर जोर। एकता और एकजुटता पर जोर। और पांचवी ओथ लिखेंगे, नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य। पहली है 2047 तक विकसित भारत, दूसरी है गुलामी के एहसास से आज़ादी, तीसरी है विरासत पर गर्व, और चौथी है एकता और एकजुटता पर जोर, और पांचवी है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य। अब देखिए, हम थोड़ा सा आपको समझाएं, विकसित देश क्या होते हैं, आप ऐसे समझिए, जहाँ पर सभी आधारभूत आवश्यकताएं जनता की पूर्ण हो जाएं। आधारभूत आवश्यकताओं का मतलब यह है कि इन्हें एक तो रोटी कपड़ा मकान मिल रहा हो, एक तो उन्हें रोटी कपड़ा मकान मिल रहा हो ठीक से, एक तो ये होती है आधारभूत आवश्यकता। दूसरी हम कहें कि उन्हें पर्याप्त शिक्षा मिलती हो, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए वो हो। जैसे भारत में शैक्षिक संस्थानों का भी अभाव देखने को मिलता है। स्वास्थ्य की स्थिति हमने कोविड के दौरान देखी ही है
प्रधानमंत्री का ये कहना है कि 2047 तक भारत में ये सभी जितनी भी चीज़ों का अभाव है वो सभी पूर्ण कर ली जाएंगी और भारत विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा कहा है कि किसी भी तरीके का गुलामी का एहसास हो, जैसे कहा जाता है कि आज भी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें महिलाएं गुलामी का एहसास करती हैं, आज भी बहुत सी मानसिक गुलामी का हो या आपका शारीरिक गुलामी है, किसी भी तरीके गुलामी का एहसास हो, ये पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा थोथी लगती हैं बातें, उसके पीछे का कारण यह है कि हमारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनमें फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, 50 तरीके के इंडेक्स हैं जो सच में पर्सन को इधर ले जाएं, उनमें हर समय गिरावट पर निरंतर देखने को मिल रही है। तो ये बातें आपको समझनी। तीसरा, प्रधानमंत्री का कहना है कि अपनी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि अगर हम सच में अपनी विरासत को समझें ठीक से तो हमें अपनी विरासत पर बहुत ठीक से गर्व हो जाएगा। चौथा है कि एकता और एकजुटता पर जोर दिया जाए। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ इस समय पॉलिटिक्स भी 20 बनाम 80 की जाती है, उस तरीके की बातें, और जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, या हम कहें जो सांप्रदायिक गतिविधियां होती हैं वो भी एकता अखंडता के लिए खतरा है। या राजस्थान में एक अभी स्कूल में आपने देखा किसी बच्चे के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया क्योंकि उसने घड़े से पानी ले लिया। इस तरीके की चीज़ें भी मानसिक रूप से एकता नहीं पैदा करेंगी। कारण क्या है? क्योंकि दलित अपने आप को दलितों के साथ एकजुट या सुरक्षित महसूस करेगा, सवर्ण जो है वो सवर्णों के साथ सुरक्षित या एकजुट। चौथी चीज़ ये, पांचवी जो ओथ ली है, कहा नागरिकों को अपने कर्तव्य के बारे में अवगत होना चाहिए। पहली बात तो कि व्यक्ति को यही पता होना चाहिए कि वो नागरिक है, और नागरिक होने के नाते तो ड्यूटी तो वो से पता चले, दोनों का ज्ञान दिलाया जाए कि तुम्हें कौन कौन से राइट्स मिल चुके हैं और कौन कौन से तुम्हारी ड्यूटी हैं। ठीक है, तो ये दोनों का वो दिया जाए। तो प्रधानमंत्री की पांचवी ओथ है कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस तरीके इतनी बातें प्रधानमंत्री ने कही। एक प्रश्न हम दे रहे हैं, ऐच्छिक रूप से लिखें। जैसे कुछ लोग इसमें जो पीसीएस वगैरह देते हैं वो तो ज़रूरी से लिखें। प्रश्न लिख लो पहले, फिर हम बात करते हैं ओवरऑल पर। क्वेश्चन लिखें, भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहा है, देश की आज़ादी में शामिल प्रमुख महिला क्रांतिकारियों और उनके कार्यों पर चर्चा कीजिए। प्रमुख महिला क्रांतिकारियों और उनके कार्यों पर चर्चा कीजिए। देखिए, आप महिला क्रांतिकारियों पे चर्चा तो तब कर पाएंगे जब आपको उनके नाम पता हो ठीक से। अब आपके पास नाम है कि रानी लक्ष्मीबाई हैं, झलकारी बाई हैं, रानी गौडनिल हैं, हमने बताया, रानी चेन्नम्मा हैं, या फेलू नेचियार हैं। जी अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं? करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक, माइक ऑफ कर दीजिएगा अपना। तो अब हमें पता है कि थोड़ी सी बातें हमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी पता हैं, थोड़ी सी बातें हमें झलकारी बाई के बारे में पता हैं, थोड़ी सी बातें हमने रानी गौडनिल के बारे में जानी हैं, थोड़ी सी बातें रानी चेन्नम्मा के बारे में जानी हैं, और अगर हम बात करें तो हमने बेलू नाचियार के बारे में भी कुछ बातें आपको बताई हैं। ये जो 5-6 महिलाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। अब अगर हमें 150 वर्ड्स में लिखने को आंसर दे दिया जाए तो हम इनके बारे में अगर 10-10, 20-20 वर्ड भी लिखते हैं तब भी हमें अप्रोक्स पहुँच जाएंगे, क्योंकि लास्ट में हमें निष्कर्ष भी लिखना है और फिर स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन भी लिखना है। 75th जो हमारी आज़ादी महोत्सव चल रहा है या अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इस तरीके से हम आंसर्स को लिख सकते हैं। तो मैंने एक मेंस ओरिएंटेड आपको बताया, इसलिए मैंने इन्हें स्पीडली डिस्कस किया कि केवल आपको उन्हें रीड करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन उनकी होल्ड करनी है। उसमें कुछ बहुत समझाने वाला नहीं है जो हम आपको समझाएं। आगे से जो आएंगे इशूज जिन पे समझाने वाला होगा, डिस्कस करने वाला, वो हम आपको वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो इनसे पहले पूछे जा चुके हैं 4-5, वो मुझे क्वेश्चन मिले, उन्हें आप लिखिए। देखिए क्या आप ये पढ़कर आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे।
पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या है? ये पूछा जा चुका है पेपर में। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण किसने किया? एक पति के नाम से प्रश्न पूछा जा चुका है, दूसरा पालन पोषण से प्रश्न पूछा गया है। एक तीसरा प्रश्न बना है, उसे लिखेंगे, 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में शामिल क्रांतिकारियों में से किस एक के बारे में जनरल ह्यूरोज ने निम्न कथन या निम्न टिप्पणी की है? लिखिए, व्यक्तित्वपूर्ण, चतुर और सबसे खतरनाक। व्यक्तित्वपूर्ण, चतुर और सबसे खतरनाक भारतीय लीडर्स में से एक सबसे खतरनाक भारतीय लीडर्स में से एक। अगला प्रश्न लिख लेंगे, झलकारी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? एमपीपीसीएस में पूछा गया है। झलकारी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? कौन सी क्रांतिकारी महिला दलित समुदाय के लिए भगवान का अवतार मानी जाती है? कौन सी क्रांतिकारी महिला दलित समुदाय के लिए भगवान का अवतार मानी जाती है? भगवान का अवतार मानी जाती है। भारत की अग्नि किस क्रांतिकारी महिला को कहा जाता है? भारत की अग्नि किस क्रांतिकारी महिला को कहा जाता है? फिर लिखिए, हेरेका आंदोलन का नेतृत्व किस क्रांतिकारी महिला ने किया था? हेराका आंदोलन का नेतृत्व किस क्रांतिकारी महिला ने किया था? किस क्रांतिकारी महिला ने किया था? रानी चेन्नम्मा कहाँ की रानी थी? रानी चेन्नम्मा कहाँ की रानी थी? चेन्नम्मा कहाँ की रानी थी? लिखिए, मोहम्मदी खानम किसका बचपन का नाम था? मोहम्मदी खानम किसका बचपन का नाम था? बेलू नाचियार का जन्म कहाँ हुआ था? बेलू नाचियार का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ तक अब अपने आप डाउट्स पूछ लीजिए, जो मैंने आपको संक्षेप में दिए हैं उनसे ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले। फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें।
किसी को कोई डाउट हो तो वो आप डिस्कस करिए पहले। हाँ हाँ, वो मिल जाएगा आपको। सभी को क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, पीसीएस के लेवल से पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपका सिलेबस भी वही है, ठीक है। और ये क्लास जो है वो मैंने उसी के लिए स्टार्ट की है, अगर आप करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं कि देश में हमारे क्या चल रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में, तो आप उसे कवर करें। और पीएससी का आपको पता टेस्ट ही ऐसा है, जब तक आप अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक उसके क्वेश्चनों के आंसर्स आप नहीं दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि इस बार जो आपका पेपर भी हुआ है उसमें अच्छा खासा करंट अफेयर्स था, और स्टैटिक भी वही रहता है जो करंट ओरिएंटेड। तो हम तो स्टैटिक आज डिस्कस कर रहे हैं जो करंट से टच कर गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, आप उनका स्पीच सुनिएगा, इन क्रांतिकारी महिलाओं का जिक्र किया है। और इन क्रांतिकारी महिलाओं के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने एक जगह आपको कलेक्ट करके दे दी, जिससे आपको आराम हो जाए। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आप, मैंने एक मेंस का क्वेश्चन इसलिए लिखा दिया, आपको अगर इच्छा करे, जैसे कुछ बच्चे हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्वाइन किए हुए हैं क्लास, तो वो अप्रोच करेंगे उस पेपर को, तो इसलिए मैंने उनके लिए भी, तो सभी को लेके चलना है। और आप वनडे एग्जाम, अभी हम 8 लास्ट में फैक्ट भी बहुत लिखाने वाले हैं, ठीक है। एक देखिए एडिटोरियल है जो बहुत ज़्यादा चला है कि आज हम 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था तब उसके सामने कौन कौन से चैलेंज थे। तो एक हेडिंग बनाएंगे, नवगठित राष्ट्र की चुनौतियाँ। आप जानें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उस समय। नवगठित राष्ट्र की चुनौतियाँ। नवगठित राष्ट्र का मतलब ये है कि जब भारत का गठन हुआ, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ है, तब भारत के सामने कौन कौन से चैलेंज थे। तो एक एक चैलेंज हम लिखा रहे हैं धीरे धीरे और समझाते चल रहे हैं। जैसे पहला लिखे, पहला तो चैलेंज यही है कि भारत का विभाजन हो गया, और विभाजन से क्या चैलेंज उत्पन्न हो गया, इसे आप थोड़ा डिटेल में समझते चलें। जैसे आपको हम एक ही एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर आपको पता है ये एरिया डिवाइड हो गया, इधर बन गया था, इसे नाम दिया गया था पूर्वी पाकिस्तान, जो इस समय बांग्लादेश है। और आपने जूट ऊट के बारे में सुना होगा, जूट, कपास वगैरह, जो उत्पादक एरियाज थे वो इधर रह गए इस वाले एरिया में, और जो मशीन वगैरह या फैक्ट्री वगैरह थी वो भारत में रह गई। तो इसका मतलब क्या है, फैक्ट्रीज तो हैं लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। तो एक पहला बहुत बड़े ऐसे चैलेंज भी उत्पन्न हुए कि जो कुछ उपजाऊ क्षेत्र उधर चले गए और अनुपजाऊ इधर रह गए, या इस तरीके के बहुत से चैलेंज रहे। तो पहला क्या लिखा आपने, विभाजन। दूसरा चैलेंज लिखेंगे 80 लाख शरणार्थी। 80 लाख शरणार्थी, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, न्यूज, हम करंट ओरिएंटेड ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये शरणार्थी किस तरीके से कहाँ से आ गए, क्योंकि भारत पाकिस्तान हम लोगों ने ऐसे बाउंड्री खींच दी, तो पाकिस्तान से जो लोग आए हैं अब उन्हें बसाना भी तो है। तो उनकी संख्या उस समय 80 लाख है, और इन लोगों को भारत में बसाना है। और आपको पता, भारत के कहते हैं कुछ चीज़ें विरासत में हमें मिली थी, एक हमें अशिक्षा, एक गरीबी, और आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें और भी मिली हैं, रोज़गार यहाँ नहीं है। अब 80 लाख लोग, इनके भी खाने पीना और इनका कैंप लगाए जा रहे हैं, इनके बारे में भी व्यवस्था करनी है, ठीक। क्या क्या इनकी व्यवस्था करनी है, तो आगे लिखिए, रहने की व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था। अगला पॉइंट, अभी टॉपिक कंप्लीट होगा तो तुम्हारे पास एक रिव्यू सा बन जाएगा कि हाँ क्या क्या चैलेंज रहे होंगे। तो जो पॉइंट में लिखा रहा हूँ वो लिखते जाइए। एक विभाजन हुआ, दूसरा लिखिए 80 लाख शरणार्थी, रहने की व्यवस्था और रोजगार की समस्या, रहने की व्यवस्था और रोजगार। उसके बाद एक और चैलेंज आ रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं जब हमारा देश गठित हुआ है। सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे आपको पता है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रहा है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, ठीक। तो ये सांप्रदायिक दंगे, इन्हें भी नियंत्रित करना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
उस समय का। तो सांप्रदायिक दंगे। अगला लिखिए रियासतों की समस्या। रियासतों की समस्या, अगला चैलेंज जो हमारे पास है वो रियासतों की समस्या है। अब रियासतों की समस्या क्या है, आपने सुना होगा 566 के करीब रियासत हैं। जब 1947 का अधिनियम आया हमारे यहाँ, तो उस अधिनियम में एक प्रोविज़न ये कर दिया गया कि इनमें से कोई भी रियासत चाहे तो वो जाके इंडिया में मिल जाए, चाहे तो वो जाके पाकिस्तान में मिल जाए, और चाहे तो स्वयं को स्वतंत्र रखे, जिसके चक्कर में देसी रियासतों का विलय बहुत कठिन हो जाएगा। अभी कुछ रियासतों की कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे। तो एक चैलेंज है रियासतों की समस्या। तो आपने लिख ली रियासतों की समस्या, उसमें लिख देना लगभग 566 रियासत। लिखिए इन रियासतों को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना, इन रियासतों को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक कठिन कार्य था, एक कठिन कार्य था। अब अच्छा बताइए, हमारे यहाँ जहाँ राजा रजवाड़े चल रहे थे, अब वहाँ चलेगी डेमोक्रेसी। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे, अब कोई भी नई व्यवस्था है उसे लोग अडॉप्ट करने में बड़ा चैलेंज इंडिया में करते हैं, और वैसे भी नई चीज़ें हम लोग जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। लिखिए नई राजनीतिक व्यवस्था का विकास, इसे अडॉप्ट करना भी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। नई राजनीतिक व्यवस्था का विकास, राजनीतिक व्यवस्था का विकास। फिर देखिए एक चैलेंज हमारे पास ये भी है, ग्रामीण आबादी। ग्रामीण आबादी का मीन ये है कि इनके पास भी बहुत समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, और हमारे यहाँ मैक्सिमम आबादी जो 90% प्लस आबादी इस समय है वो ग्रामीण आबादी है। फिर इन्हें के खेतों में उपज कैसे बढ़े, इसके लिए भी चैलेंज हो रहा है। तो आप लिख लीजिए उसमें खेती की उपज बढ़ाना, खेती की उपज बढ़ाना। अच्छा, खेती की उपज क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए नहीं है और जनसंख्या बहुत है। 30-35 करोड़ उस समय लगभग जनसंख्या है और उतना उपज हो नहीं रही है। जो व्यापारी वर्ग है वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, तो इसलिए एक चैलेंज और है। लिखिए नए उद्योगों का निर्माण करना, नए उद्योगों का निर्माण करना, नए उद्योगों का निर्माण करना। तो क्या नए देश के पास जो हमारा राष्ट्र गठित हो रहा है उसमें कौन कौन से चैलेंज हैं, ये आपको समझ में आ रहे हैं सभी को? अब कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो पहले यहाँ तक पूछिए, फिर हम कुछ रियासतों के बारे में बताएं। मेन रियासत बहुत जिक्र में है, इसलिए रियासत हमें समझानी है, और पॉसिबिलिटी है कि रियासत पर क्वेश्चन पूछा, कई बार पूछे गए हैं। 3 रियासत पेपर में आ चुकी हैं कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इन पर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है भोपाल, त्रावणकोर, जोधपुर। तो हम भोपाल, त्रावणकोर, जोधपुर की भी कहानी बताएंगे, और ये पेपर में पहले पूछी जा चुकी है, इसलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ तक देखिए, किसी को कोई डाउट? ऐसा तो नहीं आते लोग चलाकर और रख दिया है इसलिए नहीं बोल रहे? अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ हाँ, नहीं वो सही है। नहीं, कुछ स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं जिन्हें हम पहले से पढ़ा रहे हैं, वो महानता भरा काम कर सकते हैं ऐसा उसमें से। इसलिए एक भी बोल नहीं रहा है उसमें से, सोच रहा है कि अच्छा चलिए आगे फिर हेडिंग डाल लीजिए रियासतों की समस्या। कुछ पॉइंट हम नोट कराएंगे, उनसे फिर आपको समझा देंगे।
क्योंकि आपके पास नोट्स रहेगा तो बाद में आप इसे समझ सकते हैं। रियासतों की समस्या, लिखिए वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के भाग नहीं, वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के भाग नहीं थे। इस पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे ये मान लेते हैं भारत हैं, ठीक, इस तरीके से क्यों समझा रहे हैं ऐसे समझिए। अब ये जहाँ जहाँ हम मान लो सर्कल कर रहे हैं वो तो सब ब्रिटिश प्रांत हैं, और जहाँ हम कट मार दे रहे हैं सपोज करते हैं वहाँ पर ब्रिटिश प्रांत नहीं है। मैं ऐसे इसलिए समझा रहा हूँ, समझिएगा। अच्छा, जब इतने बड़े बड़े जैसे मराठा जैसा प्रांत जो बड़ा सशक्त था, ठीक, और निजामों का शासन बड़ा सशक्त था, हैदर अली मैसूर का शासक बड़ा सशक्त था, सिखों का शासक, उन्हें अंग्रेज़ों ने परास्त कर दिया। इन छोटे छोटे रजवाड़ों को स्वतंत्र क्यों छोड़ दिया, लीगली अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया? कभी सोचा? कारण उसके पीछे ये था कि नेशनलिस्ट की, राष्ट्रवाद की भावना ना पनप जाए, क्योंकि इन्हें भी अगर हम एक में कर लेंगे, इन सबको अगर हम मिला देंगे तो आपको पता है इनमें राष्ट्रवाद की भावना पनप जाएगी। इसलिए बीच बीच उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना ना पनपे, आपस में ही हम लोग लड़ते रहें, इसलिए उन्होंने कई छोटे छोटे प्रांतों को अपने कब्जे में जानबूझकर ही नहीं लिया था, उन्हें छेड़ते ही नहीं थे, लेकिन जितने समृद्ध प्रांत होते थे उन पर ये लोग कब्जा कर लेते थे। तो पहला है कि वैधानिक रूप से मतलब लीगली इन्होंने किसी भी प्रिंसली स्टेट को अपने ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा नहीं बनाया था, ठीक, लेकिन उन पर कहते थे कि तुम पर, उन्हें खुश करने के लिए कि तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट किससे है। जैसे आप समझिए भारत में तो होता ही है, वो लोग कहते हैं कि हमारा तो कनेक्शन डायरेक्ट प्रधानमंत्री से है, तो बस वो इसी से खुश रहते हैं। हो सकता है उनका जीवन में काम कुछ ना हो, लेकिन कनेक्शन बस है, तो इसीलिए भारत में भरमाते थे। अगला पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश क्राउन के पूर्ण अधीनस्थ में रहते थे ये। अगला पॉइंट लिखेंगे, ब्रिटिश क्राउन के पूर्णता अधीनस्थ में थे। अधीनस्थ मतलब सबऑर्डिनेट होता है। इन्हें खुश करने के लिए कहा जाता था कि जैसे वहाँ के शासन को हम ताज कहते थे कि आप लोग डायरेक्टली ताज के अधीन हो, आप पर वायसराय शासन नहीं करेगा। इस तरीके से बताते थे कि मतलब तुम डायरेक्ट ब्रिटिश के शासन द्वारा शासित होते हो, उसके द्वारा भेजे गए गवर्नर या भारत सचिव द्वारा तुम पर शासन किया नहीं जाएगा। तीसरा, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों एवं उपनिवेशी शक्तियों के उदय को, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों जो नेशनलिस्ट की एक्टिविटीज़ हमारी पैदा हो सकती थी तथा उपनिवेशी शक्तियों के उदय को नियंत्रित करने में ये सहायक थी, नियंत्रित करने में एक सहायक थी। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे आपने सिंधिया का नाम सुना होगा, सिंधिया, आज भी सिंधिया परिवार राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज बोलेंगे इंग्लिश में, एवं अन्य उपनिवेशी शक्तियों के उदय को नियंत्रित करने में सहायक, के उदय को नियंत्रित करने में सहायक, के उदय को नियंत्रित करने में सहायक, ठीक है। मैं बताना ये चाहता हूँ, आपने सिंधिया सुना होगा, सिंधिया परिवार आज भी बड़ा न्यूज में रहता है, या ज्योतिराव सिंधिया तो सुना ही होगा, सुना है ना आप लोगों ने नाम, मध्य प्रदेश के। इनके पूर्वजों ने अगर एक काम कर दिया होता तो झांसी की रानी अंग्रेजों को परास्त कर देती, रानी लक्ष्मीबाई। क्या इन्होंने झांसी की रानी का तो साथ दिया ही नहीं। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर झांसी है और यहाँ पर सिंधिया थे, इन्होंने नहीं दिया और साथ में अंग्रेज़ों का समर्थन किया, ठीक है। दो ही शर्तें रखी थी झांसी की रानी, या तो आप हमारा साथ दे दो, तो इन्होंने साथ देने से मना कर दिया। कहा था अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम अंग्रेज़ों का साथ मत देना, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों का भरपूर साथ दिया, बढ़ चढ़कर साथ दिया। इसी के चक्कर में अंततः, नहीं तो कहा जाता है कि झांसी स्वतंत्र हो जाता ब्रिटिश साम्राज्य से, अगर झांसी वहाँ स्वतंत्र होता तो इधर के और भी प्रांत स्वतंत्र हो सकते थे, क्योंकि मनोबल बढ़ता, ठीक है, लोगों का।
तो ये इस तरीके की गतिविधियां मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं यही चीज़ हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये क्षेत्र मान लीजिए भारत है, उसमें ये लोग बीच बीच अपना शासन करते थे और बीच छोटे छोटे प्रांत या कमज़ोर प्रांतों को छोड़ देते थे, जिससे इनमें नेशनलिस्ट की भावना भी पनप ना सके, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते थे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, आपको क्या समझ में आए हैं अभी तक के? अब इसका काम दिया किसे गया कि भाई देसी रियासतों को कौन मिलाएगा, तो सरदार पटेल को नेहरू ने ये काम दिया कि आप जाइए। तो उन्होंने उनके साथ में एक और व्यक्ति को लिया जिनका नाम है बीपी मेनन। बीपी मेनन, इनका काफ़ी जिक्र आप सुनेंगे जब नेहरू को पढ़ेंगे। तो बीपी मेनन को भी इन्होंने साथ में लिया। ठीक, तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बीपी मेनन की सहायता से बीपी मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य किया, रियासतों के एकीकरण का कार्य किया। अच्छा, जब ये यूनिफिकेशन कर रहे थे तब उस समय इन्हें ऐसा लगा कि ये देसी रियासतें अराजकता फैला देंगी। अराजकता मतलब विद्रोह कर देंगी, अराजकता का मतलब। तो इसलिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है प्रिवी पर्स, क्योंकि पैसे के लिए इन्होंने कहा कि हम तुम्हें एक फिक्स अमाउंट हमेशा देते रहेंगे, तो उसी को नाम कहा गया है प्रिवी पर्स, उसे नाम दिया गया है प्रिवी पर्स। तो आप लिखिए, इन्हें अराजकता की आशंका थी, इन्हें अराजकता की आशंका थी, इसलिए प्रिवी पर्स की अवधारणा को लागू किया गया। प्रिवी पर्स, ये प्रिवी पर्स क्या है? कहा कि तुम हमारे भारत में अपने राज्य का विलय कर दो, हम तुम्हें एक फिक्स अमाउंट, जैसे कहा 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए पर ईयर देते रहेंगे। इसी को नाम दिया गया है प्रिवी पर्स। ठीक है, नाम क्या दिया गया है? प्रिवी पर्स। अब जो प्रधानमंत्री ने जिन देसी रियासतों का जिक्र किया है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। पहला एक देसी रियासत न्यूज में आई है जिसका नाम है त्रावणकोर। त्रावणकोर, हेडिंग बना लेंगे त्रावणकोर। देखिए ये दक्षिण में यहाँ पर पड़ती है, ये इस तरीके से बहुत बड़े मात्रा में फैली हुई थी। तो पहला पॉइंट लिखिए, दक्षिणी तटीय राज्य है, दक्षिणी तटीय राज्य है। अब इसका कहानी बता दें, इसका क्या था मानना। ये कांग्रेस पार्टी से बहुत नाराज रहती थी देसी रियासत, कहती थी कि कांग्रेस में ये क्षमता नहीं है कि वो देश का नेतृत्व कर सके। ठीक है, और इसी के चक्कर में इसने क्या किया था, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन से एक समझौता कर रखा था, ब्रिटेन से खुद का अपना। और ब्रिटेन ने क्यों इससे समझौता कर लिया था? क्योंकि ये केरल वाले एरिया में है और केरल वाले एरिया में मोनोजाइट मिलता है, मोनोजाइट। और उस मोनोजाइट से आपको पता है नाभिकीय हथियार बनते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि अगर ये कॉलोनी हमारी बनी रहेगी तो हमें मोनोजाइट पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। और ये सब स्थितियां बन रही थी, लेकिन एट लास्ट में ये विलय करेगी, क्योंकि वहीं केरल में ही एक समाजवादी पार्टी है, जैसे अपने यूपी में एक समाजवादी पार्टी है। तो इसी के एक नेता ने इनकी हत्या करने की, जो त्रावणकोर का शासक था उसकी हत्या करने का प्रयास किया। वो घबरा गया कि जनता जो है वो हमसे खुश नहीं है, नाराज़ है, और इसकी वजह से ये इसमें विलय हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट हम लिखा रहे हैं लीनियर, बाद में वो कनेक्ट हो जाएंगे, आप उसे लिखिए। पहला आपने लिखा है कि दक्षिणी तटीय राज्य है। दूसरा लिखिए, भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह।
अभी मैंने इस पॉइंट को समझाया। ये कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व एक्सेप्ट नहीं करता था, कि इसे नहीं लगता था कि कांग्रेस नेशन का नेतृत्व कर सकती। फिर जिस व्यक्ति ने यूके के साथ समझौता किया था उसका नाम लिखिएगा सीपी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह, मतलब ये क्वेश्चनेबल करता था कि कांग्रेस राष्ट्रीय नेशन का नेतृत्व कर सकता है, और कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस के ही हाथ में सत्ता आनी थी, ये सबको पहले से सुनिश्चित था। तो अगला लिखेंगे सीपी रामास्वामी। सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर ने यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ गुप्त संधि की थी। यूनाइटेड किंगडम सरकार के साथ गुप्त संधि की थी। यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ गुप्त संधि की थी। मैंने अभी आपको समझाया कि उसने क्यों गुप्त संधि की थी। तो अगला पॉइंट यहाँ लिखिए, मोनोजाइट खनिज में समृद्ध क्षेत्र है ये। मोनोजाइट खनिज में समृद्ध क्षेत्र है ये। जिससे ब्रिटेन को नाभिकीय हथियारों की दौड़ में बढ़त मिल जाती। जिससे ब्रिटेन को नाभिकीय हथियारों, न्यूक्लियर वेपन, नाभिकीय हथियारों की दौड़ में बढ़त मिल जाती। अगला पॉइंट लिखिए, केरल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य द्वारा उनकी हत्या के असफल प्रयास 30 जुलाई 1947 को भारत में शामिल हो गया। 30 जुलाई 1947 को भारत में शामिल हो गया। सभी लोग रिप्लाई करें, बताइए क्या त्रावणकोर देशी रियासत की कहानी क्या है, आपको समझ में आई। मैंने संक्षेप में कोशिश की है समझाने की। देखिए बहुत मेहनत लगेगी इन्हें ढूंढ कर अगर पढ़ोगे। आपको इजीली हम अवेलेबल करा रहे हैं, आप इजीली इसे पढ़ लीजिए। ठीक, समझ में आना चाहिए। जो मेन पॉइंट हैं वो मैंने लिखाए हैं। ठीक है, इतने पॉइंट अगर आपको याद होंगे तो आप त्रावणकोर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, बता सकते हैं कि क्या इशू था। 1947 अगला बताएं, लिखिए जोधपुर रियासत। अब देखिए जोधपुर रियासत की कहानी सुनिए, बड़ा अचंभित कहानी है। ठीक है, ये तो पता ही होगा नाम से कि ये राजस्थान का एरिया है, पता है कि नहीं भाई? जोधपुर राजस्थान में पड़ता है, ये पता। अच्छा, दूसरी बात और जान लीजिए कि राजस्थान में पड़ता है और इसके साथ साथ में ये इसकी सीमा बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान से शेयर होती है आज भी, जोधपुर की। ठीक है, अब क्या होता यहाँ पर देखिए, शासक भी हिंदू है, जनसंख्या भी हिंदू है, गिने चुने मुसलमान हैं मुश्किल से, अधिकतम जनसंख्या हिंदू है। फिर भी ये कह रहा है कि हम जाके राजपूत हैं ये सब के सब। ठीक, और ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। ठीक, जिद पकड़ लिए हैं एकदम। सब लोग असाधारण हैं कि भारत धर्म के आधार पर विभाजित हो रहा है, जिसमें क्षत्रिय बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रहा है, हिंदू मुस्लिम ये सब सांप्रदायिक चल रहा है, और ये कह रहे हैं हम लड़ेंगे, उसमें मिलेंगे। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इनका अपना हित देख रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में एक पोर्ट पड़ता है कराची, ये हथियार खूब बनाते थे,
और ये सोचते थे कि यहाँ से हम कराची से बंदरगाह से होते हुए हथियारों वगैरह का हम ठीक से व्यापार कर लेंगे। ठीक है, जिन्ना ने क्या किया कि अपने सिग्नेचर कर दिए, खाली पत्र, कहा कि जो जो तुम्हें चाहिए हो वो इसमें तुम भर लो। तो इन्हें बहुत ज़्यादा वो दे दिया। इसकी वजह से जिद पर आ गए कि हम पाकिस्तान में ही विलय करेंगे। सरदार पटेल ने वो सभी लाभ देने के लिए वादा किया जो जिन्ना ने कहा था, तब बहुत मुश्किल से इन्होंने विलय किया है भारत में। ठीक है, तो आप लिखना शुरू करिए। जोधपुर रियासत राजपूत रियासत के नाम से प्रसिद्ध है। राजपूत रियासत के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ का राजा हिंदू और अधिकांश जनसंख्या भी हिंदू ही है। यहाँ का राजा हिंदू और अधिकांश जनसंख्या भी हिंदू ही है। ये असाधारण रूप से पाकिस्तान में, ऐसे लिखे, ये असाधारण रूप से पाकिस्तान की ओर झुकाव रखते थे। असाधारण शब्द यूज किया है, आप समझिए, छोटा मोटा इनका अट्रैक्शन नहीं था। असाधारण रूप से पाकिस्तान की ओर झुकाव रखते थे और पाकिस्तान के साथ सीमा की सौदाबाजी की थी और पाकिस्तान के साथ सीमा की सौदाबाजी की थी। अगला पॉइंट लिखिए, जिन्ना ने मांगों के लिए एक हस्ताक्षरित खाली पेपर दे दिया था। जिन्ना ने मांगों के लिए एक हस्ताक्षर करके खाली पेपर दे दिया था, ऐसे लिख लीजिए, एक हस्ताक्षर करके खाली पेपर दे दिया था। लिखिए, सैन्य एवं कृषकों की सहायता से हथियारों का निर्माण करते थे। सैन्य एवं कृषकों की सहायता से हथियारों का निर्माण करते थे। कराची बंदरगाह तक मुफ्त पहुंच थी। कराची बंदरगाह तक मुफ्त पहुंच थी। कराची बंदरगाह तक मुफ्त पहुंच थी। लिखिए, सरदार पटेल ने पर्याप्त लाभ एवं प्रस्ताव का आश्वासन दिया। सरदार पटेल ने पर्याप्त लाभों एवं प्रस्तावों का आश्वासन दिया। प्रस्तावों का आश्वासन दिया। प्रस्तावों का आश्वासन दिया। तब 11 अगस्त 1947 को महाराज हनवंत सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 11 अगस्त 1947 1947। एक स्टोरी हम आपको बताते हैं भोपाल की। अब खुद सोचिए, भोपाल कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर बीच में, और सोचकर देखिए ये जिद कर रहा है कि हम पाकिस्तान में विलय करेंगे। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि यहाँ का शासक जो है वो मुस्लिम है और उसकी हमेशा मुस्लिम लीग के साथ ही बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं और ये कांग्रेस का घोर विरोधी रहा है, और जिसकी वजह से ये कह रहा है कि हम विलय कहाँ करेंगे सॉरी पाकिस्तान में। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में विलय तो संभव है नहीं। तो पहला लिखिए, संप्रभु एवं स्वतंत्र रहने की घोषणा की। भोपाल हेडिंग बना देना, भोपाल।
संप्रभु एवं स्वतंत्र रहने की घोषणा की। यहाँ का मुस्लिम नवाब है हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान मुस्लिम नवाब है हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान अधिकांश जनसंख्या हिंदू है। अधिकांश जनसंख्या हिंदू है। मुस्लिम लीग का करीबी मित्र है। और कांग्रेस का घोर विरोधी है। कांग्रेस यहां तक लिख लिया, कांग्रेस का घोर विरोधी है। इसने दो मांगे की हैं। पहला लिखिए, स्वतंत्र या हमें स्वतंत्र रहने दो, या पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल बना दो। पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल बना दो। देखिए दोनों मांगे मानने वाली नहीं थी, तो फिर लिखिए विलीनीकरण आंदोलन प्रारंभ हुआ। विलीनीकरण, स्वतंत्र या पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल, स्वतंत्र या पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, एक भोपाल में विलीनीकरण आंदोलन, विलीनीकरण आंदोलन क्या है आप समझ लीजिए इसे। विलीनीकरण ये वहाँ की जो हिंदू बहुसंख्यक जनता है उसने किया है। कहा है कि भारत में विलय करो, इसी को नाम दिया गया। फिर 1 जून को 1949 को इसे विलय करना पड़ा है, यानी स्वतंत्रता के बाद इसने विलय किया, लगभग 2 वर्ष बाद। तो इसलिए भोपाल दिवस आज भी 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लिखिए विलीनीकरण आंदोलन द्वारा 1 जून 1949 को इसका भारत में विलय हुआ। विलीनीकरण आंदोलन द्वारा 1 जून 1949 को इसका भारत में विलय हुआ। अगली देसी रियासत बची हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। पॉलिटी की क्लास में ही हम ये डिस्कस करेंगे, नहीं तो कल हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनके बारे में कई बार पूछा गया है और कई बार मैंने स्टोरी बताई है, लेकिन ये करंट में चर्चा में डिस्कस की गई हैं, इसलिए आपको इन देसी रियासतों के बारे में थोड़ा जानना चाहिए था, वो मैंने आपको बताया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछिए। फिर हैदराबाद की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बताएंगे आपको कि कैसे कैसे वहाँ पर क्या हुआ। जम्मू कश्मीर की भी, जूनागढ़ की भी। प्रीवी पर्स की अवधारणा लागू की गई, बस इतना, यह अवधारणा दी गई, कुछ भी लिख लीजिए। देखिए पूछिए, कुछ डाउट हो किसी को यहाँ तक। डेट हमने बोली थी आपको, अच्छा डेट तो मुझे याद नहीं आ रही है क्या थी। 19 नवंबर दिखा रहा है गूगल पे, 19 नवंबर लिख लो। 19 नवंबर है, 19 नवंबर।
और देखिए कोई डाउट किसी को? देखिए 1 से 1.5 घंटा अगर आप डेली देंगे तो कम से कम देश के हर इशू के बारे में आप अपडेट हो जाएंगे। आपको जहाँ 10-15 दिन इस क्लास के होंगे तो आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी, क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड होंगी और जो भी न्यूज़ में आएगा वो हम आपको डिस्कस करते रहेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं, तो हम क्लास ओवर करें, फिर कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। 3:30 बजे से डेली रहा करेगी 5 बजे तक। हाँ हाँ डेली का रहेगा। हाँ पहला क्लास है आज। इसमें हम वो फैक्चुअल भी देंगे, क्वेश्चन जो सीधे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल दोनों लेकर आएंगे, ठीक है। आज स्टार्ट किया, धीरे धीरे इसमें रिफॉर्म होता जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में।